Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. So today is my topic about refraction of light. आज की जो मेरी टॉपिक है वो प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर है। यानी कि जो ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 में सेम है। तो आज मैं प्रकाश के अपवर्तन को सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ और जितने भी डिफिनेशन होंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मैं उन्हें बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन और इसके जो नियम होते हैं उन्हें समझेंगे। तो आज की जो टॉपिक है बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन आज की टॉपिक है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें डिफिनेशन की बात आती है। यदि पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तो एकदम सिंपल सी डिफिनेशन हम लोग बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यदि कोई पूछेगा तो हम लोग बताएंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो वही घटना उसकी क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अंडरस्टैंड? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वही विचलित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो पॉइंट चलेगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अपवर्तन। यहां पे पूरा लिखा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिख दिया जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में लिखा जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो माध्यम हम बना रहे हैं, उन दो माध्यमों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो पहला माध्यम है हमारा, ये पारदर्शी माध्यम लेंगे। ठीक है, और पारदर्शी माध्यम लेने के बाद यहां पे हम लोग नॉर्मल यानी कि अविलंब डाल देंगे। ये क्या डाल देंगे? अविलंब। ये जो बिंदु होगा ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी जिसे आपतित किरण कहा जाएगा। ठीक है, आपतित किरण कहा जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा वायु माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? वायु मीडियम। ठीक है, और ये हो जाएगा जल या कांच, दोनों में से कोई मान लेंगे। ठीक है ना, जल या कांच मान लेंगे। तो इसको मान लीजिए हम कांच मान ले रहे हैं। ठीक है, कांच मान ले रहे हैं। और ये जो कांच है इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे दर्शा देंगे कि ये सघन है। कांच और जल का जो माध्यम होगा बच्चों उस माध्यम को क्या बोलेंगे? सघन। और जो वायु और निर्वात होगा उसे बोलेंगे विरल। ठीक है ना। अब देखिए यहां से आई, यहां से आने के बाद अब हमें ये बताना है कि ये तो सीधे निकल जानी चाहिए, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे कि ये सीधे निकल रही है। क्या हो रही है?
यहां से ये सीधे निकल रही है, ठीक है, ये सीधे क्या हुई यहां से निकल रही है, लेकिन ये क्या है, सघन माध्यम है, तो ये अविलंब की ओर क्या करेगी, झुक जाएगी, ये अविलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, ठीक है। अब इसके बीच में कोण बनेगा और इसके बीच में कोण बनेगा, ठीक है, ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा, ओके। ये हो गया फर्स्ट, इसको मान लेंगे पहला माध्यम। कौन सा माध्यम है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो देखिए अपने मार्ग से इसको सीधे जाना चाहिए ना, सीधे ना जाकर ये अपने मार्ग से क्या हो रही है, हट जा रही है, यानी झुक जा रही है। किधर झुक रही है, अविलंब की ओर झुक रही है, ठीक है। तो यही हमारी घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये एन हो जाएगा, ये एन डैश हो जाएगा, ठीक है, ये M1 और ये हो जाएगा M2, ठीक है। और इसका यदि नाम लिखना है तो ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और ये हमारी हो जाएगी अपवर्तित किरण। ये वाली किरण कौन सी हो जाएगी, ये किरण हो जाएगी अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा। और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल यानी कि अविलंब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगा आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये वाला हो जाएगा, ओके। तो इतना चीज बताएंगे। और इसका एक सेकेंड जो माध्यम होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बना दे रहे हैं उसको। जैसे इसका जो सेकेंड माध्यम पूछेगा तो इसमें भी हम एक पारदर्शी माध्यम लेंगे, ठीक है। ये M1 ये M2 हो जाएगा और यहां से हम लोग ये नॉर्मल कर देंगे यानी कि अविलंब कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले को हम लोग कांच कह देंगे, क्या कहेंगे, कांच। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को हम लोग ऐसे कलर कर देंगे दर्शाने के लिए कि हाँ ये सघन माध्यम है, और विरल माध्यम को उसी तरह छोड़ देंगे। अब यहां से किरणें क्या करेंगे, हम लोग भेजेंगे। देखिए ये आपतित किरण आई, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये सीधे गुजर जानी चाहिए, सीधे क्या हो जानी चाहिए, गुजर जानी चाहिए। लेकिन ये क्या होगी, दूर हट जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। एक बार चित्र ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जैसे इसमें कोण बन रहे थे वही यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे। ये कोण जो हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये पूरा कोण यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये आपतित किरण हो जाएगी, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिनोट कर देंगे यानी कि दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे
कि ये ए है और ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको लिख देंगे ए बी और ये एन और ये एन डैश और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम में गई है तो अभिलंब की ओर क्या हुई है, झुक गई है, ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गई है। और सेकेंड जो है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, यानी कि अपने मार्ग से यहाँ पे भी विचलित हो रही है। तो यही विचलित होने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है आपतित किरण। पहला क्या बताएंगे बच्चों, आपतित किरण बताएंगे, ठीक है, आपतित किरण। दूसरा क्या है, दूसरा है अपवर्तित किरण। दूसरा क्या है बच्चों, अपवर्तित किरण। तीसरा क्या है, अविलंब है। चौथा क्या है, आपतन बिंदु है। पांचवा क्या है, आपतन कोण। छठवां क्या है, अपवर्तन कोण। सातवां क्या है, सातवां हमारा है विरल माध्यम। आठवां हमारा है सघन माध्यम। सघन माध्यम। इतने हमारे एक प्रकाश के अपवर्तन में भाग लेने वाले कारक होते हैं। तो देख लीजिए एक बार इसे। तो इनकी इंग्लिश बता दी जा रही है। आपतित किरण है इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंसिडेंट रे, ठीक है। और अपवर्तित किरण है रिफ्रैक्शन रे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रे। अभिलंब को बोलेंगे नॉर्मल, अभिलंब को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। आपतन बिंदु को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंस एंगल। अपवर्तन कोण को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल। विरल माध्यम को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम को बोलेंगे रेर मीडियम। और सघन माध्यम को बोलेंगे डेंसर।
मीडियम, इतने चीज हैं, इन्हें हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, या इसको इंसिडेंट कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा, और ये रिफ्रैक्शन एंगल और रेयर मीडियम, और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो देखिए, जो आपतित किरण है, क्या बताएंगे, प्रकाश के आने वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाएगा, और टकराकर आपतन बिंदु से जाने वाली किरणों को अपवर्तित किरण कहा जाएगा। और जहां पर नॉर्मल और यानी कि अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण मिलती हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर डाला गया या डाली गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर डाली गई लंबवत रेखा को जो सीधे होती है उसे ही अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु समझ में आया? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण गुजरती है या पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब बचा हमारा क्या? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा? हमारा आपतन कोण कहलाएगा। देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनना है आई, इसे क्या बोला जाएगा? आपतन कोण। अब आ जा रहा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, जिसको किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आर से। ठीक है, अब आती है बात विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होगा? ठीक है, जिससे प्रकाश क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब हो जाएगा कि खाली स्थान, उतना भरा नहीं जितना हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि विरल माध्यम उसे कहेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश की चाल अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है, उस माध्यम को क्या बोला जाता है? विरल माध्यम। और जो सघन माध्यम होता है उसे क्या बोला जाता है? कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, यहां पर अभिलंब की ओर झुक जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम, और यहाँ पे अभिलंब से दूर हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। बस यही बताएंगे कि जब प्रकाश की चाल अभिलंब की ओर झुक जाती है तो वह माध्यम हमारा कैसा होता है? सघन माध्यम होता है। और जब वही दूर हट जाती है तो वो कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग अगर दर्शाना होगा तो आप लोग दर्शा दीजिएगा। इंसिडेंट रे को ए बी से दर्शाएंगे। ठीक है, अपवर्तित किरण को BC से दर्शाएंगे। नॉर्मल को हमारा किससे दर्शाएंगे? एन डैश से। ठीक है, आपतन बिंदु B है तो इसको किससे दर्शाएंगे? B से। और हमारा आपतन कोण जो है ABN है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABN बराबर I। हो गया। और जो हमारा अपवर्तन कोण है BNC, तो इसको हम लिखेंगे कोण BNC बराबर R। ठीक है, अब रेयर मीडियम तो हम बता ही देंगे क्या है, वायु का है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वायु, और ये हो जाएगा जल और कांच। ठीक है, इतने चीज इसमें आते हैं अपवर्तन में। अब बात आती है कि अपवर्तन का जो कारण होता है उसे कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए, तो यहां पर अब नोट में चलेंगे हम लोग, इसको नोट बनाते हुए कि नोट अपवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण। ठीक है,
तो जो अपवर्तन का कारण है तो इसको लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं बताएंगे, सिंपल सी परिभाषा इसकी बताएंगे अपवर्तन के कारण का, कि जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों में गुजरता है तो उसकी चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न प्रकार की होती है। किसी माध्यम में कम हो जाती है तो किसी माध्यम में अधिक हो जाती है। तो वो अपने मार्ग से हमेशा विचलित होते रहता है। तो वही घटना हमारी क्या कहलाती है? अपवर्तन का कारण कहलाती है। समझ में आ गया ना? यानी कि एकदम सिंपल सी डिफिनेशन बताएंगे आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें विभिन्न माध्यम से गुजरती है तो कहीं उसकी चाल क्या होती है? अधिक हो जाती है, कहीं कम। यानी कि जब वो विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से यानी कि अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। और जब वही सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही माध्यम, यही कारण क्या कहलाता है? उसके पथ से विचलित होने का अपवर्तन का कारण। ठीक है, ये बताएंगे। और इसके बाद हमारी बात आती है अपवर्तन के नियम। अब यहां पे जो नोट 2 आएगा वो आएगा बच्चों अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम बताएंगे आप लोग? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या बताएंगे? यहीं पर देख लीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर डाले गए एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है। यह पहला नियम बताएंगे आप। तो देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। ये पहला नियम बताएंगे। अपवर्तन का ये क्या बताएंगे? पहला नियम। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पहला नियम क्या बताएंगे। लाइट थोड़ी सी कट गई थी, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम बताएंगे। अब दूसरा क्या बताएंगे? आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। फिर से सुन लीजिए, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो सेकेंड नियम होता है इसको लिखते हैं साइन I बटा में साइन R बराबर N, या क्वेश्चन में लिखेंगे नियतांक। ठीक है, क्या लिखेंगे? नियतांक। सेकेंड नियम क्या बताएंगे? साइन I और साइन R के अनुपात का जो मान आता है वो नियतांक होता है। इसे हम लोग अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं और इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। यदि कोई पूछ दे कि स्नेल का नियम क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? साइन I और साइन R के अनुपात का जो मान होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम। ठीक है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। और इसमें कोण I, यहां पे लिख दे रहे हैं कोण I नॉट इक्वल कोण R, यानी कि कोण I का मान कोण R के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इतने चीज हमें अपवर्तन में पता होना चाहिए। इसके बाद हम जब सेकेंड टॉपिक बनाएंगे तो उसमें सवाल बताएंगे कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, विरल माध्यम का मतलब हुआ ना कि खाली जगह, खाली स्थान। जैसे मान लीजिए कि मार्केट भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। ठीक है, तो उस समय जो भी गाड़ी होगी, साइकिल वाले होंगे
जो भी वाहन होंगे वो बहुत धीरे से जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वही मार्केट क्या होगी, खाली रहेगी, जब बाजार नहीं लगी होगी, तो कोई भी वाहन क्या करता है, खूब तेजी से जाता है, ठीक है। यानी तो उस समय क्या होता है, विरल माध्यम होता है, तो प्रकाश आसानी से एकदम अपनी स्पीड में क्या करता है, गुजर जाता है। जब वही सघन माध्यम आता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, ठीक है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक हो जाएगी, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया ना, विरल और सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में कौन कौन सा हम ले सकते हैं, कांच और जल ले सकते हैं, और विरल माध्यम में वायु और निर्वात ले सकते हैं, ठीक ना। तो इतना आपको जानना था और मुझे बताना था। और इसका यदि कोई उपयोग पूछे, अरे अपवर्तन के जो कारण है, जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, ठीक है। तारे किनके कारण टिमटिमाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। और बहुत से एग्जाम्पल है, गिलास में रखी जो कलम या पेंसिल होती है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो किसका बताएंगे कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताएंगे, ठीक है। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो इतना समझने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।